हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। सोशियोलॉजी के आज के सेशन में हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। इसका हमारा पॉपुलेशन चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन को कैसे सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये पॉपुलेशन को कैसे देखते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री में कितने टोटल लोग रह रहे हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है ना। कि जैसे आज हम 130 करोड़ या 140 करोड़ लोग हैं, तो ये क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी कंट्री का, जो कि उसके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को जो है वो बढ़ावा दे सकता है या फिर उसको हैम्पर कर सकता है ना। जैसे कि आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों आने वाला है, इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, ये अगर आपको ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। एक डेमोग्राफर थे माल्थुस, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो फेमाइन कंडीशन या फिर वॉर वाली कंडीशन जो है वो बढ़ेंगी। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। आज जो हमारी कहना चाहिए जो सेक्स रेशियो है वो कम है, तो उसके पीछे क्या कारण है ना, क्यों जो है फीमेल फीटिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ये सब आपकी पॉपुलेशन में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पर्सपेक्टिव्स हैं पॉपुलेशन के, उनको देखते हैं। तो सबसे जो पहला पर्सपेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, या फिर आप जिसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हुई है ना, ये कैसे रिप्रोड्यूस हो रही है सोसाइटी में। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वालों को बोला जाए कि आप पॉपुलेशन को कैसे देखते हो, देश की डेमोग्राफी को कैसे देखते हो, तो वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्यों सक्सेसफुल है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इतने अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है, क्या वजह है उसके पीछे, क्यों इतनी इनइक्वालिटी है डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तो वो इस तरह से देखेंगे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या देखेगा कि कैसे जो पॉपुलेशन है, जो एनवायरनमेंट है, अर्बनाइजेशन है, ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कैसे हेल्प कर रहे हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। या फिर वो ये भी देख सकते हैं कि जब कोई ग्रुप या इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वहां पे उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो कैसे किसी दूसरी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करता है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये देख सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या करते हैं, ग्रुप लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर कैसे इंटरेक्शन हो रहा है उसको देखते हैं। तो ये किस चीज पर फोकस करेंगे, ये देख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको किस तरह से इंफॉर्म किया जा रहा है और आप किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इन चीजों को देख सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो कैसे देखते हैं पॉपुलेशन को। अगर बात करें पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ की, तो अभी बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो जब तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, यानी कि 20th सेंचुरी तक जो थी पॉपुलेशन जो थी दुनिया की, वो इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही थी। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद अगर आप देखें, है ना, 1900 के बाद अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन है वो बड़ी ही एक्सपोनेंशियली बढ़ी है ना। और 2050 तक, 2048 तक जो है वो टोटल पॉपुलेशन कितनी होने की उम्मीद है कि वो 9 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। 2024 में क्या है कि 8 बिलियन तक हम लोग जो हैं वो पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी 7 बिलियन से ज़्यादा हम हो चुके हैं। तो अगर आप देखें कि पॉपुलेशन का साइज ग्लोबल लेवल पर कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और 20th सेंचुरी के बाद यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जो कहना चाहिए जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वैक्सीन्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप हुई, है ना, लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाई। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो जो खाने की समस्या थी वो दूर हुई, पानी की जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए वो जब लोगों तक पहुंची, तो क्या हुआ कि डेथ रेट, है ना, मरने वालों की जो संख्या थी वो तो कम हो गई, और जो बर्थ रेट था वो भी कम हुआ। लेकिन बर्थ रेट जो है
इतनी रैपिडली डिक्रीज नहीं हुआ जितने की डेथ रेट डिक्रीज हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बर्थ रेट ज्यादा हुआ और डेथ रेट आपका कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या कि पैदा होने वाले तो ज्यादा हो गए और मरने वाले कम हो गए। तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो क्या हो गई, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। उससे पहले क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कि बर्थ रेट भी ज्यादा था लेकिन मरने वालों की संख्या भी ज्यादा होती थी, डेथ रेट ज्यादा होता था, क्योंकि लोगों के पास ना इतने खाने को होता था, कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो उससे भी लोग मर जाते थे। उसकी वजह से क्या था कि डेथ रेट भी हाई होता था, बर्थ रेट भी हाई होता था। तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो इतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये सारी फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो बर्थ रेट डिक्रीज हुआ, बट इतनी तेजी से डिक्रीज नहीं हुआ। डेथ रेट ज्यादा तेजी से डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। और ये देख रहे हैं कि आप कर्व जो है एकदम स्लोपिंग कर्व है, उसका एकदम तेजी से जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस वो 125 करोड़ थी, आज हम 140 करोड़ के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आफ्टर पिकिंग इन द लेट 1970s एट अबाउट 2.3% पर ईयर हैज फॉलन टू 1.4% इन 2010। हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के बाद काफी तेजी से बढ़ी। 1970s में 2.3% पर ईयर के हिसाब से हम बढ़ रहे थे, 2011 तक आते आते हम 1.3% तक पहुंच चुके हैं। यह पॉपुलेशन साइज और उसकी ग्रोथ के बारे में जानकारी थी। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप जो पॉपुलेशन है आपकी, जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने का मतलब क्या है कि आप पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के कितने अर्बन एरियाज में रहते हैं, कितने रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने लोग किस रिलीजन से बनते हैं, आपके कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कितने जो है डिफरेंट एज ग्रुप्स में है। तो ये है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो अगर आप पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें, अब ये वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, तो इसमें जो 0 से 14 एज ग्रुप के हैं, 0 से 14 साल तक के जिनको आप बच्चे कहते हैं, वो कितने हैं, वो आपके 25% के अराउंड है। अगर आप बात करें जो पॉपुलेशन है 15 से 64 साल के बीच की, तो वो कितनी है, अराउंड 65%। जो 15 से 64 साल का क्राइटेरिया ये क्या है कि ये कौन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि ग्लोबल लेवल पर जो वर्किंग एज है वो कितनी है कि 15 साल से 64 साल तक का व्यक्ति जो है वो काम कर सकता है, तो उसको वर्किंग एज में माना जाता है। लेकिन इंडिया में जो वर्किंग एज है वो 15 to 59 ईयर्स है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे 65% लोग हैं। पॉपुलेशन एज 65 प्लस, जो 65 से ऊपर है वो कितने हैं, लगभग 9% के करीब लोग हैं। तो ये आपने पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन देख लिया बाय एज। अगर आप बाय सेक्स देखें तो 49.65% फीमेल्स हैं और लगभग 50.349% जो है वो मेल्स हैं। मतलब मेल्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है ग्लोबल लेवल पर। अगर आप अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, अगर आप इंडिया की देखें तो इंडिया में 0 to 4 ईयर्स के लोग कितने हैं, 8.1%। 5 से 9 साल तक के बच्चे कितने हैं, 8.6%। 10 से 14 साल के 9.3%। 15 से 59 यानी कि जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं वो कितने हैं, 66%। और 60 प्लस लोग कितने हैं आपके, ये भी 8% के अराउंड है। तो ये 2011 सेंसस के बेसिस पर है, ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन बाय एज आप देख रहे हैं। अगर आप बाय सेक्स देखें तो आज अगर 2020 में देखें तो लगभग 48.04% क्या थे, आपकी फीमेल्स थी, तो अराउंड 52% क्या थे, मेल्स थे। और ये देखिए कि 2010 में कितने कम थे, 47.96%। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज जो है 2020 में 48.04% जो है वो आपके देश में फीमेल्स हैं। तो ये हो गया क्या, बाय सेक्स, जेंडर के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से आप देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी देश में कितनी होगी ये कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, तो वो 3 फैक्टर कौन से हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी कैसे आप देख सकते हैं, कितने लोग पैदा हुए यानी कि बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हुए, प्लस
कितने लोग आपके देश में आ गए, मतलब कि कितने इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके यहां कितने लोग आए, उसमें से अगर आप माइनस करेंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई, डेथ रेट, प्लस एमिग्रेशन मतलब आपकी कंट्री छोड़कर कितने लोग चले गए, तो इससे आप बता सकते हैं कि आपके देश की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, मतलब कितना एडिशन हुआ। एडिशन किसकी वजह से हो रहा है, या तो लोग पैदा हो रहे हैं या फिर कहीं और से आकर हमारे यहां बस जा रहे हैं, तो वो आपका बर्थ रेट और इमिग्रेशन से कवर हो गया। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, कुछ लोग ये दुनिया छोड़कर भी जा रहे हैं आपकी, है ना, मर जा रहे हैं, तो डेथ रेट, प्लस जो जिन्होंने आपकी कंट्री छोड़ दी, है ना, किसी दूसरी देश में जाकर के बस गए, तो वो होता है एमिग्रेशन, तो वो आपने उसमें से माइनस कर दिया, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है। अब इन सब फैक्टर्स को जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन को। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बर्थ रेट की। बर्थ रेट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ये जो है आपको सब आपके नोट्स में मिलेगा, तो आप समझने पर कॉन्सेंट्रेट करिए, लिखने पर मत कॉन्सेंट्रेट करना। बर्थ रेट मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, कि हर 1000 पॉपुलेशन पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। बर्थ रेट किसका एक्सप्रेशन है, बर्थ रेट एक्सप्रेस करता है कि आपके यहां जो लेडीज है उनकी फर्टिलिटी कितनी है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। बर्थ रेट आर एक्सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वीमेन, और फर्टिलिटी क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और फर्टिलिटी रेट को कैसे डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 वीमेन इन दी चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। और चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप क्या होती है, 15 से 49 ईयर्स तक के बीच में ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन, यानी कि 15 से 49 के बीच की जो लेडीज हैं पर 1000 जो लेडीज हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, ये क्या होता है, फर्टिलिटी रेट होता है। अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, बर्थ रेट रिमेन्स हाई फॉर अ नेशन फ्रॉम इट्स अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग फेज। हाई बर्थ रेट लीड्स टू हाई पॉपुलेशन एंड हेंस हायर बर्डन ऑन रिसोर्सेज। बर्थ रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्टिलिटी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। जो बर्थ रेट है वो डायरेक्टली वीमेन की फर्टिलिटी रेट से जो है वो रिलेटेड है। अगर फर्टिलिटी ज्यादा होगी, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, तो बर्थ रेट ऑब्वियसली आपका ज्यादा होने वाला है। अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है यह समझना जरूरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी देश हो उसकी जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या कि पॉपुलेशन की स्टडी, डेमो मींस पीपल, ग्राफी मींस स्टडी, है ना, तो डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ पीपल। तो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है ना, और हर सोसाइटी जो है वो कहते हैं कि पहले क्या होती है, एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है ना, लो लेवल, जिसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें उसका क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एस्टेब्लिश होती है, तो उससे क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन के में भी चेंजेस आते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपकी पॉपुलेशन की कंपोजिशन, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करता है। और ये पॉपुलेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है। तो वो डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, कैसे होता है ट्रांजिशन, ये हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बता रही है। पहली स्टेज 1 अगर आप यहां देखें तो ये क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट है। यहां पर क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, और यहां पे क्या है, टी इज टाइम पीरियड। तो जब इनिशियली कोई सोसाइटी, कोई नेशन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है ना, या हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, तो ये पहली स्टेज है जहां पर क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, हाई फ्लक्चुएटिंग। हाई फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहेगी, कभी घटी, कभी किसी साल बहुत बढ़ गई, किसी साल बहुत घट गई। तो ऐसा क्यों होता है, वो कहते हैं कि ऐसी जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज होती है, वहां क्या होता है कि बर्थ रेट भी ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा होता है। डेथ रेट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों के पास इतनी फूड सप्लाई नहीं होती है, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं, छोटी मोटी बीमारियों से भी लोगों की जान चली जाती है। तो कहते हैं कि ऐसी जगह पर जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा होता है, और लोग ये सोच करके भाई कि हमारे पता नहीं कितने बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे, इस एक्सपेक्टेशन में वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं, तो बर्थ रेट भी ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जो आप कहना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग होती है,
क्योंकि ये नहीं पता होता किस साल अगर ये है कि फूड सप्लाई अच्छी हो गई, मानसून बढ़िया हो गया, कोई बीमारी नहीं आई, तो क्या होगा, डेथ रेट थोड़ी कम हो जाएंगी, उस साल पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, है ना। किसी साल पता चला कोई सूखा पड़ गया, फूड सप्लाई नहीं है, तो लोग मर जाएंगे तो डेथ रेट ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उस साल कम हो जाएगी। तो वो यहां पर क्या होता है, हाईली फ्लक्चुएटिंग होती है ना, कभी ज्यादा कभी कम। जब ये सोसाइटी डेवलप होना शुरू कर जाती है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में होती है ना, तो वो क्या होता है, तब उसकी पॉपुलेशन क्या करती है, एक्सपेंड करती है सेकंड स्टेज में, है ना। जब वो क्या होती है, एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है, एक डेवलपिंग फेस है, जैसे कि इंडिया हो गया, है ना, श्रीलंका हो गए, जो एशियन कंट्रीज हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि जैसे पेरू दिखाया गया है, ये क्या है, इनिशियल एक्सपेंडिंग, और ये क्या है, लेट एक्सपेंडिंग। इनिशियली क्या होता है, जब वो डेवलपिंग हो रही होती है तो क्या होता है कि बर्थ रेट जो है वो इतनी तेजी से डिक्लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन डेथ रेट क्या है कि तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। डेथ रेट क्यों डिक्लाइन करता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आएंगी, आपकी फूड सप्लाई बढ़ेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, खाना सब लोगों तक पहुंच पाएगा, तो डेथ रेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन बर्थ रेट क्या है, एक सोशल फिनोमिना है ना। बर्थ रेट बहुत सारी सोशल फैक्टर्स पर, रिलीजियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो बर्थ रेट अचानक से कम नहीं होता है। तो बर्थ रेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन इतनी जल्दी कम नहीं होता है। डेथ रेट ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया में नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और इनिशियली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, काफी इंक्रीज हो गई। जब डेथ रेट क्या हुआ, काफी कम हो गया, और बर्थ रेट इतना कम नहीं हो, तो ये जो गैप है ये क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखा रहा है। तो इस एरिया में देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा हो रहा है। लेट एक्सपेंडिंग फेज में कब आएगा, कि जब जो है काफी डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे इंडिया है अब 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, बन गया है ना। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक काफी अच्छे खासे लेवल पर पहुंच गया है, लोगों के एजुकेशन लेवल अच्छे हो गए, तब क्या होता है कि बर्थ रेट भी क्या होता है, काफी आप देख रहे हैं कि काफी तेजी से अब डिक्लाइन कर रहा है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है, आपके एजुकेशन लेवल्स बढ़े हैं, और डेथ रेट भी डिक्रीज हुआ है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब देखिए कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया है। जैसे अभी हमने इंडिया का बताया कि जब 1950 से 1970s तक रहा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा था, क्योंकि वो फेज था जब हमारा डेथ रेट कम हो रहा था और बर्थ रेट इतनी तेजी से डिक्लाइन नहीं हो रहा, तो हम 2.4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 2000 के हम आते गए, तो क्या हुआ, हमारा बर्थ रेट भी अब कम हो रहा है ना, बर्थ रेट भी काफी तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा ग्रोथ रेट था वो भी डिक्लाइन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हम कहां पहुंच गए, जैसे श्रीलंका, कीनिया, इंडिया, ये सब क्या है, लेट एक्सपेंडिंग फेज में यहां पर आ गए हम। अगर आप बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ये थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं, यहां पर इनका सारा डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज है। तो यहां क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, लो फ्लक्चुएटिंग। यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होगा और फ्लक्चुएशन भी कम होगा, क्योंकि यहां जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों ही क्या हो गए, स्टेबिलाईज हो चुके हैं। अब लोग यहां ना तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ना ही यहां ज्यादा डेथ होती है। यहां लॉन्गेविटी जो है वो ज्यादा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, और साथ ही साथ क्या है, बर्थ रेट भी कम है। वहां देखेंगे आपकी कोई एक बच्चा पैदा कर रहा है, ये कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है या तो वो स्टेबलाइज हो गई है, इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर थोड़ी बहुत डिक्रीज ही कर रही है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से। हर कंट्री जो है इन 3 स्टेजेस से गुजरेगी। इंडिया की बात करें कि डेथ रेट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब मैं बता चुका हूं। द बर्थ रेट हैज नॉट रजिस्टर्ड है शार्प फॉल एंड स्टिल होवर्स अराउंड 19% एज कंपेयर टू 9% डेथ रेट। तो डेथ रेट कितना है हमारा 9%, और हमारा जो बर्थ रेट है 19% है, तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी क्योंकि मरने वाले कम है, पैदा होने वाले ज्यादा हैं। दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट इज ए सोशो कल्चरल फिनोमिना दैट इज रिलेटिवली स्लो टू चेंज। जो मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है अचानक से डिक्रीज नहीं होता है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो बर्थ रेट को जो है डिटरमाइन करते हैं, या हमारी जो विमेन है उनकी हाई फर्टिलिटी के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला है इकोनॉमिक। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी यही कह रही है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है तो बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है ना। ये हम देख चुके हैं।
जैसे कि अगर आप बात करें सेंसस की, तो सेंसस भी कहता है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे आप देखें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्या है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ज़्यादा बर्थ रेट है, क्योंकि ये रीजन्स क्या है, ये अभी भी अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है। तो ये पहला कोरिलेशन होता है। सेकेंड इज एजुकेशन। ये देखा गया कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल, पर्टिकुलरली वीमेन का जब एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा अवेयर हो जाती हैं और वो फिर बच्चे कम पैदा करती है। उनको पता होता है कि कैसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, हमें ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा करने चाहिए। तो जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है ना, लोगों का एम्प्लॉयमेंट करियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, तो उस जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं। सोशल नॉर्म्स, अगर आप हमारे यहाँ की सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ को देखें तो एक लेडी जो है जब तक बच्चा पैदा नहीं कर देती है, उसके सारे जो फैमिली वाले हैं उसकी जान खाए रहते हैं, है ना। एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक बहू को उसका सही अधिकार तब मिलता है जब वो माँ बन जाती है ना। उससे पहले तक जो है उसको घर में जो है एक आउटसाइडर के तौर पे ही देखा जाता है। जब वो एक बच्चा फैमिली को दे देती है तब उसको राइटफुली जो है उस घर का मेंबर माना जाता है। तो हमारी ऐसी सोशल नॉर्म्स हैं, है ना। अब किसी की शादी हो, पहले घर वाले कि नहीं शादी कर ले, शादी कर लेते तो फिर नहीं बच्चे कर लो, देर क्यों कर रहे हो। तो हमारी सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज आप देखिए कैसी है। हमारे क्या है, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर अगर किसी के 2 लड़कियां 3 लड़कियां हैं, उसके बाद एक लड़का होगा, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक बेटा चाहिए होता है। वो तब तक पैदा करते रहते हैं जब तक कि उनको एक बेटा नहीं मिल जाता। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, इस प्रेफरेंस की वजह से, एक मेल चाइल्ड की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बेटा ही जो है बुढ़ापे में काम देगा, हमारी अर्थी को अग्नि कौन लगाएगा, ये सब चीज़ें जो है ना, जो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इनकी वजह से क्या है कि आपकी मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है, उस मेल चाइल्ड के चक्कर में आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। कल्चरल फैक्टर्स, अब जो है बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप बात करें कि इंडिया में भी कुछ उलेमाज ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, बच्चे तो ऊपर वाले की देन है ना, आपको बच्चे पैदा करते रहना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आप यूज़ मत करिए। तो ऐसे जब जो फैक्टर्स हैं, ऐसे जो अगर रिलीजियस आपको मैसेजेस मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस होता है ऐसे उलेमास का, ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स का, तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल है। शायद ही बहुत ही रेयर आपको लोग मिलेंगे जो कि शादी नहीं करते हैं, और जैसी शादी कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर बच्चे करो, है ना, तो क्योंकि इतना सोशल प्रेशर होता है। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल होने की वजह से भी हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो जो आप कहना चाहिए जैसे नीदरलैंड्स हैं, है ना, डेनमार्क हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर 40% तक लोग सिंगल हैं, 45% लोग सिंगल हैं, शादी ही नहीं कर रहे हैं। तो शादी नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात है एज ऑफ मैरिज। अगर आप एज ऑफ मैरिज की बात करें तो इंडिया में जो शादी है वो आज भी काफ़ी कम उम्र में हो जाती है, लड़कियों की शादी काफ़ी कम उम्र में हो जाती है। अब जितनी कम उम्र में शादी होती है उतनी ही ज़्यादा वो बच्चे पैदा करती हैं, क्योंकि अब मान लीजिए 20 साल की उम्र में शादी हो गई है तो उनका जो पीरियड है फर्टिलिटी का वो काफ़ी लंबा होता है, तो उस पीरियड में वो काफ़ी बच्चे पैदा कर लेती हैं। इसकी वजह से भी हमारा बर्थ रेट या फिर वीमेन का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। चाइल्ड लेबर, हमारे यहाँ पुअर लोग ज़्यादा हैं। अब पुअर लोगों के लिए क्या होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा वर्किंग हैंड्स, है ना, उनको लगता है 4 बच्चे रहेंगे तो 4 जगह काम करेंगे, लड़की होगी तो कुछ और काम करेगी, मतलब घर में किसी के काम कर सकती है, लड़का हुआ तो किसी की दुकान पे बिठा देंगे, कुछ कर लेंगे, है ना, कहीं करेगा, तो उतनी ही ज़्यादा कमाई होगी। तो वो इस चक्कर में भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। अवेयरनेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं खास करके रूरल एरियाज़ में जिनको कि अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जा सकते हैं, स्टेरलाइजेशन हो सकता है कि नहीं, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इन सब के बारे में उनको पता ही नहीं है। इस अवेयरनेस की कमी से भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। इंप्लीकेशंस क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ता है इस हाई फर्टिलिटी का, तो जो अगर आप देखें विमेन के ऊपर सबसे गहरा इसका इंपैक्ट पड़ता है। अब वीमेन जो है जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उतना ही कम टाइम उसको मिलेगा अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो उसी साइकिल में है कि बच्चा पैदा हुआ, उसको पाल रही है, 1-2 साल का हुआ, फिर दूसरा बच्चा पैदा हो गया, फिर तीसरा बच्चा पैदा हो गया। तो जो विमेन का सारा टाइम है
वो टाइम किस में निकल जाता है? चाइल्ड बियरिंग एंड रियरिंग में, बच्चे पैदा करने में और उनको संभालने में। तो जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो वीमेन का नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें उनकी हेल्थ की, तो हेल्थ पे भी उनकी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उतनी ज़्यादा विमेन की कंडीशन जो है वल्नरेबल हो जाती है ना। आप देखते हैं कि बहुत सारी माएँ जो है बच्चे को जन्म देते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो एक उनकी हेल्थ पे भी एक बुरा असर पड़ता है। अगर आप आदमी की बात करें तो उसके ऊपर जो कहना चाहिए एक प्रेशर होता है कि मुझे इतने सारे मेरे बच्चे हैं, मुझे सबका लालन पोषण करना है, मुझे सबको पढ़ाना है, मैं कैसे पालूंगा, मैं कैसे करूंगा। तो हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसके दिमाग में रहता है। अगर आप बात करें चिल्ड्रन की, तो यहां पर जो सबसे बुरी हालत होती है वो किसकी होती है? गर्ल चाइल्ड की। सब बच्चों में जो भी लड़की होगी उसको खाने को सबसे कम मिलेगा, उसका स्कूल सबसे जल्दी छुड़वा दिया जाएगा कि तू अपने बाकी भाई बहनों का ध्यान रख, है ना, उससे घर के काम करवाए जाएंगे। तो गर्ल चाइल्ड की सबसे ज़्यादा जो है हालत खराब होती है। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, आपने प्लान नहीं किया था, बच्चे हो गए, है ना, इतने सारे बच्चे हैं, आप उन सब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उन जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, माँ बाप का ध्यान नहीं मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे किस में चले जाते हैं? क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना, डेलिंक्वेंट बन जाते हैं, जिनको आप कहते हैं ना जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और बच्चों को जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उनको अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएं। जब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जब अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो हमेशा किस साइकिल में फंसे रहेंगे? पॉवर्टी की साइकिल में फंसे रहेंगे। सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में क्या बना रहेगा? इसकी वजह से हमेशा पॉवर्टी बनी रहेगी, गरीबी बनी रहेगी। जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा? उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, खाना चाहिए। तो इतने सारे लोगों को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे रिसोर्सेज पर अच्छा खासा उसका स्ट्रेन पड़ता है। रिसेंट में डेटा आपको कुछ अपडेट्स दे रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था, उसका डेटा है जिसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। वो बताता है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अराउंड 2 हो गया है, 2 के आसपास हो गया है फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा फॉर 2019-21। और ये जो 2 है ये टोटल कहना चाहिए फर्टिलिटी रेट है और ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे पहुंच गया है। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to a woman at the end of her reproductive period। रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है? वो 15 से 49 साल के बीच में एक औरत ने ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा किए, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है तो इसका मतलब क्या है? इंडिया में जो औरतें रिप्रोडक्टिव एज की हैं वो ऑन एन एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही हैं। इट हैज फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच ए पॉपुलेशन रिप्लेसेड इटसेल्फ एग्जैक्टली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब कि मान लीजिए रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या हो? एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो कितने बच्चे पैदा करने चाहिए सो दैट फैमिली में 4 ही लोग रहें, है ना। अगर आप ओवरऑल कंट्री में देखें तो एक जनरेशन में मान लीजिए 50 करोड़ लोग हैं तो हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? क्योंकि कल के दिन को जब ये 50 करोड़ लोग मरे, इनकी डेथ हो, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तब भी 50 करोड़ ही रहे। तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। तो यूएन के हिसाब से जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? 2.1, कि हर औरत को 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए, तब हम अपनी जनरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं ओवरऑल। और इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं होगी बट आपकी जो जनरेशन है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो अब हमारा हो गया है 2 नेशनल लेवल पर, ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे पहुंच गया। तो आने वाले टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है 2019 से 21 के बीच का। इसमें देखें तो बड़े स्टेट्स में, अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहां पर फर्टिलिटी रेट कितना है? 1.4, काफी कम हो गया है ना। ओवरऑल हमारा 2 है। वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, आंध्रा, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में क्या हो गया? 2 से नीचे पहुंच गया है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां अभी भी फर्टिलिटी रेट हाई है, जैसे कि आप देखें राजस्थान, झारखंड, यूपी, बिहार,
ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर की फर्टिलिटी रेट अभी भी ज्यादा है रिप्लेसमेंट लेवल से। तो यहां भी धीरे धीरे कम होगा, जैसे जैसे ये इन स्टेट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो यहां भी फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू करेगा। तो ये डेटा जो है आपकी जब मेंस में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर आपको काफी हेल्प करेगा डेटा कोट करने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉपुलेशन चैप्टर के कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। थैंक यू।